2 बेटियों के जन्म के बाद आशुतोष अपनी पत्नी माधवी के कहने पर उसको कनाडा ले गया। वहां माधवी ने अय्याशी देखी तो सारा दिन बाहर घूमती रहती। तो आशुतोष उससे कहता, घर पर रहा करो और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो। लेकिन माधवी बाज ना आई। जब आशुतोष ने उसे मारा तो फिर पुलिस आ गई और आशुतोष को पकड़ कर ले गई। फिर माधवी ने डिवोर्स ले ली। जेल से बाहर आकर आशुतोष बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो कुछ समय बाद निराश होकर कुछ दिनों के लिए भारत लौट आया। तो घर में जाते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी नन्ही बच्चियां, आशुतोष मैं कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हारी माँ के जीवन में उनकी बड़ी सेवा की है। मुझे भी तुम अब कनाडा बुलाओ। आशुतोष कहने लगा, माधवी मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी 3-4 महीने हैं। बाद में जब वापस आऊंगा फिर देखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कंपनी की ओर से रहने की जगह नहीं मिली है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अपने बॉस से कहूँगा तो रहने का व्यवस्था भी कर देगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मेरा बॉस मुझसे खुश भी बहुत है। भगवान से प्रार्थना करो, अगर उसने मुझे अलग से रहने की जगह दे दे तो सीधी सी बात है, तुम और मेरी बेटियां मेरे लिए सबसे अधिक महत्व रखती हो। यह सुनकर माधवी खुश हो गई थी। आशुतोष ने जब अपने बॉस से बात की तो उसे अलग से रहने के लिए घर मिल गया था। इस बार जब वो कनाडा से भारत गया तो बहुत खुश था। माधवी का तो यह हाल था कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। दोनों बेटियां भी बहुत खुश थीं। अपना घर किराए पर देकर माधवी को लेकर आशुतोष कनाडा चला गया। कनाडा की रंगीनियां देखकर तो माधवी की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदरता, इतना ठंडा मौसम जो घर आशुतोष को दिया गया था वह काफ़ी छोटा सा था। बस नीचे छोटा सा लॉन्च था, वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थी। नीचे एक कमरा और किचन था। ऊपर छोटे छोटे 2 कमरे थे। बहुत छोटी सी जगह थी। बच्चियां पहले तो घर देखकर ही कुछ उदास हुई थी, क्योंकि भारत में उनका काफ़ी बड़ा घर था। लेकिन माधवी बहुत खुश थी। कहने लगी, लग रहा है स्वर्ग में आ गई हूँ। आशुतोष कहने लगा, अब इस घर को तुमने ही स्वर्ग बनाना है। बेटियों का उसने स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। बड़ी बेटी 7 साल की थी, छोटी 6 साल की थी। माधवी पूरा दिन अकेली घर पर होती थी। घर के काम भी ज्यादा नहीं थे, उसे 1 घंटा लगता था। सारे घर का काम करके फ्री हो जाती थी। फिर घर भी छोटा सा था। खाना बना के जब वह फ्री हो जाती तो अपना गर्म कोट पहनकर बाहर निकल जाती। आसपास की सारी मार्केट वह देख चुकी थी। कुछ उसे भारत में भी आदत की थी, बाजारों में जाने की। लेकिन जब उसने वहां की औरतों को जीन्स शर्ट पहने देखा तो दिल में आया कि वह इन सब में बड़ी अजीब लगती होगी। साड़ी पहने हुए, ऊपर से कोट पहना हुआ। अपने कपड़े कनाडा के अनुसार उसे अजीब से लगने लगे थे। एक बार उसने आशुतोष से बात की। कहने लगी, यहाँ की औरतें ज्यादातर जीन्स और गर्म स्वेटर पहनती है, ऊपर से लॉन्ग कोट पहन लेती है। आशुतोष कहने लगा, हाँ उनका पहनावा ऐसा ही है। कहने लगी, मुझे भी यही पहनना है। मैं इस साड़ी में उनके साथ खड़ी अजीब सी लगती हूँ। उसने माधवी को एक नज़र देखा। कहने लगा, देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम यहाँ आकर ऊंट पटांग कपड़े पहनो। यह हमारे संस्कारों में नहीं है। माधवी कहने लगी, तो क्या हो गया? यहाँ तो सब पहनते हैं, तो मेरे पहनने पर तुम्हें क्यों आपत्ति है? मैं कौन सा मिनी स्कर्ट पहनने को कह रही हूँ? बड़ी मुश्किल से माधवी ने आशुतोष को इस बात पर राजी किया था कि वह भी जीन्स और लॉन्ग कोट पहनेंगी। आशुतोष ने रोज की बहस से तंग आकर माधवी को इस बात की अनुमति दे दी। माधवी की कई औरतों से दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि इंग्लिश उसे आती थी, पढ़ी लिखी भी थी। अब ये होता था कि जैसे घर के कामों से फ्री होती अपनी बेटियों को खाना खिलाने के बाद सुला देती और फिर अपनी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती। शाम तक वह वापस आती थी। एक बार उसकी सब दोस्तों ने यह प्रोग्राम बनाया कि वह रात को एक कमी कसीनो में जाएंगे, क्योंकि उसकी दोस्त कसीनो में जाती थी, जुआ भी खेलती थी। लेकिन माधवी के लिए यह सब कुछ नया था। अगर वह आशुतोष से यह कहती कि उसे कसीनो जाना है तो जरूर वह उसे मना कर देता। इसलिए उसने कहा कि उसके दोस्त ने उसे पार्टी में बुलाया है और रात को उसे घर तक छोड़ जाएगी। पहले तो आशुतोष ने मना किया, लेकिन उसने आशुतोष की मिन्नतें शुरू कर दी कि वह उसे जाने की अनुमति दे दे। आशुतोष इन दिनों अपने कामों में बहुत व्यस्त था। कहने लगी, मैं बच्चों को खाना खिलाकर सुलाकर ही जाऊंगी और तुम्हारा भी खाना बनाकर जाऊंगी।
प्लीज मुझे जाने दो। आशुतोष ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह बहुत खुश थी। कुछ पैसे उसने आशुतोष से छुपा के रखे हुए थे। वो अपने साथ कजीनो ले गई। वहां जाकर उसने भी जुआ खेला बाकी औरतों की तरह, और काफी ज्यादा डॉलर वह जीत चुकी थी। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी कि 2 घंटे के अंदर उसने $500 जीत लिए थे। फिर उसके दोस्तों ने भी उसकी बहुत तारीफ की कि तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा है। पहली बार उसने अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, जो उसके दोस्त ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहकर पिलाई थी। उसका सर चकराने लगा। फिर यह डर लगने लगा कि अगर आशुतोष को पता चल गया तो वह तो उसे दोबारा घर से बाहर नहीं निकलने देगा। उसने जल्दी से एक एक तेज सुगंध वाली चुंगम चबानी शुरू कर दी। कुछ देर वहीं बैठी रही ताकि नशा कम हो जाए। अपने आप को संभाल कर वह घर पहुंची थी। आते ही सो गई, क्योंकि आशुतोष सो चुका था। पहली बार तो आशुतोष को कुछ पता ही नहीं चला, और माधवी समझने लगी कि वह बहुत चालाक है, इसलिए आशुतोष से ऐसी बातें छुपा लेगी। वैसे देखकर तो जैसे वह बहुत खुश हुई थी। चुपचाप बच्चियों को खाना खिलाने के बाद घर के अंदर बंद करके वह बाजार गई और अपने लिए शॉपिंग की। वह इतना खुश थी कि बता नहीं सकती। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज़ादी मिल गई हो, इसलिए उसको बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी एक सहेली कहने लगी कि आज फिर कसीनो चलो, तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। इस बार पैसे मैं लगाऊंगी और लक तुम्हारा चलेगा। जो पैसे हम जीतेंगे आधे आधे कर लेंगे। माधवी कहने लगी, मेरा पति मुझे अनुमति नहीं देगा। वह कहने लगी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। पति अपनी पत्नी को किसी भी काम से रोक नहीं सकता। माधवी ने एक ठंडी गहरी सांस ली। कहने लगी, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पति की अनुमति के बिना तो हम घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम पर बड़ी रोक-टोक है। वो औरत कहने लगी, लेकिन यहाँ के कानून में ऐसी कोई रोक-टोक नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें चाहकर भी रोक नहीं सकता। तुम पुलिस को कॉल कर दो, तुम्हारा पति तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। माधवी कुछ घबराई थी। उसके दोस्त कहने लगी कि ऐसा करो कि ये मेडिसिन लो, ये नींद की गोलियां हैं। अपने पति को और बच्चों को तुम दूध में डालकर दे देना, वह पिएंगे और सो जाएंगे, और तुम मेरे साथ कसीनो चलना। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुबह से पहले उनकी आंख नहीं खुलेगी। यह सुनकर तो जैसे माधवी खुश हो गई। उसने अपने दोस्त से वह मेडिसिन ले ली और रात को दूध में मिलाकर बच्चों को भी पिला दी और आशुतोष को भी। वह सब सो चुके थे। माधवी तैयार हुई और कसीनो चली गई। उसका लक इस बार भी अच्छा चला था। इस बार उसने $2000 जीते थे। उसकी दोस्त बहुत खुश थी। एक ही रात में माधवी ने $6000 कमा लिए थे। अब क्या था, जब भी वह औरतें कसीनो जाती माधवी को साथ ले जाती। उसके तो जैसे वारे न्यारे हो गए थे, क्योंकि जो नंबर माधवीर बोलती वही लगता था और सारे पैसे उसके पास आते थे। माधवी का दिमाग भी खराब होने लगा, क्योंकि जितनी सैलरी आशुतोष का पूरा महीना मेहनत करके कमाता था, माधवी एक सप्ताह में उससे ज्यादा कमाने लगी थी। लेकिन यह बात आशुतोष से छुपाती थी। उसे पता था कि अगर आशुतोष को पता चल जाए तो वह उस पर पाबंदियां लगा देगा। लेकिन एक बार रात को आशुतोष ने दूध का गिलास तो पकड़ा, लेकिन पिया नहीं, क्योंकि उसे कुछ शक सा था। होने लगा था कि जब भी वह दूध पीता है, गहरी नींद सो जाता है। रात में उसकी कभी भी आंख नहीं खुलती, वरना उसकी नींद काफी कच्ची थी। इसीलिए उसे शक हुआ कि रोजाना माधवी दूध पिलाने लगी है। पहले तो इतना ख्याल नहीं रखती थी। उसने दूध का गिलास पकड़ लिया, लेकिन पिया नहीं, बल्कि खिड़की से बाहर बालकनी में रखे हुए पौधों में डाल दिया, और यह दिखाया जैसे उसने वह दूध पी लिया है। माधवी ने देखा कि सब सो चुके हैं, तो उसने एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी, मेकअप किया, अपने बाल खुले छोड़े और लीजा को फ़ोन करके कहने लगी कि मैं रेडी हूँ, तुम मुझे लेने आ जाओ। यह सुनकर आशुतोष के तो होश उड़कर रह गए थे। वह सोचने लगा उसकी पत्नी उसे धोखा देकर आखिर जाती कहाँ थी। जैसे ही माधवी बाहर निकली, आशुतोष भी उसके पीछे ही निकला था। उसका पीछा करते हुए जब कसीनो पहुंचा तो हैरान रह गया। वह दूसरी औरतों के साथ मिलकर जुआ खेल रही थी। बहुत से मर्दों के साथ भी उसका हंसी-मजाक चल रहा था। यह सब देखकर तो आशुतोष को जैसे आग लगी थी। सबके सामने उसने माधवी का हाथ पकड़ा, उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। माधवी का तो रंग उड़ गया था। कहने लगा, यह तुम क्या कर रही थी? रात को तुम दूध में नींद की दवा मिलाकर मुझे और मेरी बच्चियों को पिलाकर यहाँ आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं तुम्हें इसलिए कनाडा लेकर आया हूँ कि तुम यहाँ पर आकर सब कुछ भूल जाओ?
ना तुम्हें बच्चों की चिंता है, ना तुम्हें मेरी कोई चिंता है। अपनी अय्याशियों में तुम इतना खो चुकी हो। वो कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो। यह मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजारूं। और वैसे भी ये भारत नहीं है। यहाँ औरतों पर कोई रोक टोक नहीं है, जैसे तुम भारतीय मर्द हम पर लगा के रखते हो। आशुतोष कहने लगा, अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा सारा नशा उतर जाएगा। वो बहुत परेशान हुआ था। आशुतोष उसे घर ले आया, लेकिन उसे मारा नहीं था। कहने लगा, यहाँ रहो, वैसे रहो जैसे भारत में रहती थी। यहाँ आकर तुमने यह क्या हरकतें शुरू कर दी हैं? तुम यह सब कुछ करोगी तो बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? आशुतोष की बात सुनकर वो रोने लगी। कहने लगी कि जितने पैसे मैं कमाती हूं तुम महीनों में भी नहीं कमा सकते, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन आशुतोष ने उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई थी। बाहर जाता था तो दरवाज़ा लॉक करके जाता था। बच्चों को भी खुद स्कूल छोड़ने और घर छोड़ने आता था। यह देखकर माधवी ने लीजा को बता दिया कि उसका पति उसके साथ बहुत सख्ती कर रहा है, उसे बाहर जाने नहीं देता। दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर जाता है। यह सुनकर लीजा कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे आदमी की तुम कंप्लेन क्यों नहीं कर देती हो? अरे तुम चाहो तो खुद भी पैसे कमा सकती हो, रह सकती हो, और यहाँ पर औरत के अकेला रहने पर कोई रोक टोक नहीं है। तुम इतने पैसे कमा रही हो कि अपने लिए अलग से फ्लैट ले सकती हो, किराया भी भर सकती हो, सुंदर भी हो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है बच्चों को और पति के साथ जिंदगी गुजारने की? अपनी जिंदगी को अपने अनुसार आज़ादी से गुजारो। उस समय तो माधवी को लीजा की बातें ठीक लग रही थी। नई नई आज़ादी देखी थी और नया नया इतना पैसा देखा था। लीजा को भी अपना फायदा दिख रहा था, क्योंकि जो भी माधवी जुए में नंबर बोलती वही आता था। अब तो वह कसीनो में मशहूर हो गई थी कि उसका लक बहुत अच्छा है। उसे लगा कि वह आशुतोष के बिना भी जिंदगी गुजार सकती है। एक बार जब आशुतोष ऑफिस से वापस घर आया तो काफी थका हुआ था, लेकिन माधवी ने खाना ही नहीं दिया। वह कहने लगा, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे भूख लग रही है। कहने लगी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। तुम मुझ पर इतनी रोक टोक लगा रहे हो और मैं तुम्हारी सेवा करूं यहाँ? तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? वह कहने लगा, कौन सी सेवा कर रही हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है। मैं कमा कर लाऊंगा तो तुम मुझे क्यों खाना खाने को भी नहीं दोगी? कहने लगी, तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। जितना तुम कमाते हो उससे 4 गुना ज्यादा मैं कमा सकती हूं। वह कहने लगा, माधवी तुम दोबारा से वही बातें कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए। माधवी कहने लगी, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा थप्पड़ खा लूंगी? इतनी हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम मुझे मारो। जानबूझकर माधवी ने उसे मारने पर उसका उकसाया था। आशुतोष को कनाडा के नियम कानून का पता था, इसलिए अपने आप को रोक रहा था। कहने लगा, मुझे पता होता तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी तो मैं कभी भी तुम्हें भारत से यहाँ कनाडा लेकर नहीं आता। तुम इतनी जुबान चलाओगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी देखा देखी मेरी बच्चियां भी बदतमीज हो जाएंगी। तुम नहीं जानती यहाँ का आज़ाद माहौल इंसान को कितना महंगा पड़ता है। मेरे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी अच्छी परवरिश की ज़रूरत है, और तुम हो कि उल्टे सीधे कपड़े पहनकर बाहर चली जाती हो। अब मैं अगर तुम्हें गलत बात पर रोकता हूं तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अत्याचार कर दिया। बड़े प्यार से आशुतोष ने समझाना चाहा, लेकिन माधवी चिल्लाने लगी। आशुतोष को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए। थप्पड़ इतनी जोर से मारे थे कि उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए, और माधवी यही चाहती थी। उसने पुलिस को फोन किया और आशुतोष को पुलिस से पकड़वा दिया कि मेरा पति मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है। आशुतोष उसे बार बार कहता रह गया कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, लेकिन आशुतोष को सजा हो चुकी थी। कुछ दिन बाद ही माधवी का वकील आशुतोष के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे डिवोर्स मांग रही है, क्योंकि तुम उसके साथ मारपीट करते हो। मजबूरन आशुतोष को उसे डिवोर्स देनी पड़ी। उसे रोज अपनी बच्चियों का ख्याल आता था, क्योंकि माधवी बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आशुतोष जेल की सजा काटने के बाद निकला तो सीधा घर आया। देखा तो घर खाली था। बराबर वाले से पूछा तो उसने बताया कि जब से तुम जेल गए थे तुम्हारी पत्नी बच्चियों को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई।
यह सुनकर उसने माधवी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आशुतोष बहुत परेशान हो गया था। दोबारा अपनी जॉब पर गया तो उसके बॉस ने यह कहकर निकाल दिया कि मैं एक क्रिमिनल को अपने ऑफिस में जॉब पर नहीं रख सकता, इसलिए तुम कहीं और नौकरी ढूंढ लो। आशुतोष निराश होकर रह गया था। कई जगह बेटियों को ढूंढ चुका था, लेकिन वह उसे नहीं मिली। रोता था कि अब क्या करूं, कहाँ बच्चियों को ढूंढूं। उसे पता नहीं था उसकी बच्चियां किस हाल में होंगी, कहाँ होंगी। वह रो रोकर अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करता था। फिर वह भारत वापस आ गया, क्योंकि कनाडा में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। पत्नी को कनाडा ले जाने का फैसला उसके लिए बहुत गलत साबित हुआ था। उसका घर उजड़ कर रह गया था। उसकी वह पत्नी जो यहाँ उसके घर को संभालती थी, उसके बच्चों की, उसकी माँ की देखभाल करती थी, आज़ादी मिलते ही जैसे पागल सी हो गई थी। पता नहीं माधवी कहाँ होगी, उसकी बच्चियाँ कहाँ होंगी। ये सोचते सचते ही वह घर पहुंचा था। लेकिन जैसे ही घर के अंदर पहुंचा तो घर में मिट्टी नहीं थी। घर साफ सुथरा था। यह देखकर उसे हैरत हुई, क्योंकि जिनको घर किराए पर देकर गया था वह भी घर खाली कर गए थे। घर खाली पड़ा था। चाबी अभी भी उसके पास थी। अंदर आकर उसने देखा तो एक कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। वह घबरा गया कि आखिर कौन है उसके घर में, कौन है जो उसके घर में रह रहा है। जब कमरे में आया, दरवाजा खोलकर देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे। उसकी दोनों बेटियां वहां बैठी थीं। अपने पिता को देखकर भागकर आकर अपने पिता के गले लग गई। आशुतोष उन्हें सीने से लगाकर रोने लगा। कहने लगा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुम लोगों को यहाँ? मैंने तुम लोगों को कनाडा में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन उसकी बेटियों ने कोई जब भी जवाब नहीं दिया। वह पूछने लगा, बताओ किसके साथ आई हो यहाँ पर? वह आशुतोष के पीछे की ओर देखने लगी। जैसे ही आशुतोष ने पीछे पलटकर देखा तो होश उड़कर रह गए। माधवी खड़ी रो रही थी। उसने नजरें चुराई। पूछने लगा, तुम मेरी बेटियों को यहाँ लेकर आई हो? कहने लगी, हाँ। वह कहने लगा, क्या करने आई हो यहाँ पर? तुम्हें तो आज़ादी चाहिए थी, वह तुम्हें मिल गई। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए थी, वह भी मिल गई। तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कहना था। कि माधवी फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, मैंने बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत गलत किया। लीजा के कहने पर मैंने तुमसे डिवोर्स ले ली। पहले तो वह मुझसे कसीनो में जुआ खिलवाती रही, लेकिन जब मैं हारने लगी और उसका पैसा डूबने लगा तो फिर वह मुझे बुरा भला कहने लगी। मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं कितने ही दिन वहाँ काम के लिए भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। यह कहकर वह रोने लगी। कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारी कदर नहीं की थी, इसलिए मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। अपनी बेटियों को लेकर मैं वापस आ गई कि कहीं मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। आशुतोष कहने लगा, मैं भी तुमसे यही कह रहा था, बस तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अपना सब कुछ बर्बाद करने के बाद तुम्हें अकल आई है, तो तुम्हारी इस अकल का क्या फ़ायदा? तुम मेरी कुछ नहीं लगती। मेरे लिए तुम पराई हो गई हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वह हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, मैं कहाँ जाऊं? भगवान के लिए कोई रास्ता निकालो। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। आशुतोष ने ऊपर का पोर्शन बनवाया, जहां बस एक कमरा था। कहने लगा, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक मैं घर पर ना हूं। तब तक तुम नीचे बच्चियों के पास आ जाया करना। लेकिन मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। दुनिया के सामने वह आप भी पति पत्नी थे, लेकिन सच्चाई में वह एक दूसरे के लिए अजनबी थे। आशुतोष ने कभी उसे देखने की भी कोशिश नहीं की थी। उसकी बेटियां जानती थी कि सच क्या है और क्या नहीं, इसलिए जैसे ही बड़ी हुई अपनी माँ से नफरत करने लगी। दोनों बेटियों की शादी करने के बाद आशुतोष दुबई चला गया, ताकि उसे अकेले माधवी के साथ रहना ना पड़े। डिवोर्स लेने के बाद भी उसे घर का खर्चा नियमित रूप से भेजता था और माधवी रोती रहती थी कि उसने अपने स्वर्ग जैसे घर को खुद ही अपने हाथों से उजाड़ दिया था। यह उम्र थी कि दोनों पति पत्नी आपस में बैठे एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे का दुख दर्द समझते और सुनते। लेकिन आशुतोष परदेश का होकर रह गया था। बेटियां माँ से महीनों मिलने नहीं आती थी। कहती थी, आपने अपनी आज़ादी के लिए हमारे पापा को छोड़ दिया, उन्हें जेल में भेजा। हमारे दिल में आपकी कोई इज्जत नहीं है। यह थी वह पश्चिमी आज़ादी जिसकी इच्छा पता नहीं कितनी औरतें करती हैं, और फिर उन्हें यह सब कुछ देखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।